नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय संग्रिया से अपने कक्षा 10 साइंस के पहले लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का एक भाग किया था, जिसमें अपने रासायनिक समीकरण क्या है, अभिकारक उत्पाद क्या हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकारों के बारे में अपने पढ़ा था। तो उसमें अपने जो पढ़े थे वो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, वियोजन, इनके बारे में अपने पढ़ा था। तो आगे से अपने शुरू करते हैं आज ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसके नाम से स्पष्ट है, शोषण होता है, अवशोषण होता है, कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे H2+I2, इसमें पहले ही अपने को अभिक्रिया को शुरू करने के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है तो नया उत्पाद बनता है HI। इसी प्रकार N2+O2 ऊर्जा और बराबर क्या बना 2NO। इसके बाद अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर अपने यूं कहें कि एक शक्तिशाली परमाणु दूसरे को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह पे वो खुद चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn जिंक, Cu SO4 कॉपर सल्फेट, इसमें Zn अधिक क्रियाशील है, Cu को उसके स्थान से हटाकर उसकी जगह पे खुद आ गया तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और कॉपर को बाहर निकाल दिया, उसको विस्थापित कर दिया उसकी जगह से। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार FeCuSO4, इसमें Fe भी अधिक क्रियाशील है, तो Cu की जगह पे चला गया और Cu को बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट FeSO4, कि इसमें अधिक क्रियाशील दूसरे को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह पे चला जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद अगला है द्विविस्थापन। उसमें विस्थापन नाम से स्पष्ट है, द्विविस्थापन, इसमें आदान प्रदान हो जाता है, दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, एक दूसरे से अपनी जगह को बदल लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Na2SO4 BaCl2, तो Na किसकी जगह पे चला गया, Ba की जगह पे चला गया, और Ba किसकी जगह पे आ गया, Na की जगह पे आ गया, तो क्या बन गया, BaSO4 और NaCl सोडियम क्लोराइड, कि वे अभिक्रियाएं अभिकारकों के आयनों के बीच में अभिकारकों के परमाणुओं का आदान प्रदान हो जाता है, तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, द्विविस्थापन कहलाती है। इसके बाद अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, इसमें क्या होता है, उपचयन, ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। कि Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ गया तो क्या बन गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन की इसके अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो उपचयन इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है, त्याग होता है। Cu+O2, इसके अंदर भी ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या बन गया, CuO। ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है, उपचयन में होती है। और नेक्स्ट जो अभिक्रिया है अपचयन, इसकी जस्ट उल्टी है उपचयन की। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसमें हाइड्रोजन की क्या होती थी, कमी होती थी, और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का त्याग होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है। अपचयन, अपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन का त्याग होता है। ऑक्सीजन अपचयन में ए से ही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो इस प्रकार अपने याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन का त्याग किस में होता है, अपचयन में, जिसमें पहले से ऑक्सीजन है। है अपचयन, ऐसे ही ऑक्सीजन, तो CuO ऑक्सीजन पहले से है और H2 ऑक्सीजन इससे निकल के क्या बन गया, जल बन गया, और ये क्या बन गया, Cu, कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग हो गया और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अपनी लास्ट अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया,
कि जिन अभिक्रियाओं में अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, कि एक में तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो, दूसरे में ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर यूं कहें एक में हाइड्रोजन की कमी हो, दूसरे में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ एक ही रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत चले, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो CuOH2 के अंदर, Cu के अंदर O था, O ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी, O इसने छोड़ दिया, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई? अपचयन कहलाई। और हाइड्रोजन के अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई? उपचयन कहलाई। ऑक्सीजन की कमी किस के अंदर होगी? CuO के अंदर, अकेला Cu रह गया, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई? अपचयन। और ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हुई? हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन गया? जल बन गया, इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद देखो, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के जो प्रभाव हैं उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। संक्षारण, कि जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वे क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण अपने दैनिक जीवन में हैं, कि चांदी के ऊपर काले रंग की परत आ जाती है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है। तो ये सारी अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। कि ये किसके कारण होता है? नमी के कारण, पानी के कारण, धूप के कारण, मिट्टी के कारण, इन सभी चीज़ों के कारण संक्षारित होती है धातुएं। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है विकर्त गंधिता। विकर्त गंधिता ये अपने भोजन से संबंधित है, कि तेल में बसा के उपचयित हो जाने पर विकर्त गंधी हो जाते हैं, उनकी गंध में, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? विकर्त गंधी कहते हैं। इनमें क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रख देते हैं, तो नाइट्रोजन प्रवाहित करने से इस प्रक्रिया को अपने रोका जा सकता है। कि इसको रोकने के लिए अपने को ये अपने काम कुछ कर सकते हैं, कि या तो इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिला दें भोज्य पदार्थों को, या फिर ऐसे पात्रों में निर्वातित जिसके अंदर हवा का कोई भी आदान प्रदान न हो, ऐसे पात्रों में रख दें तो वो अपने खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते, या फिर इसमें नाइट्रोजन प्रवाहित करने से तो अपने जो भोज्य पदार्थ हैं वो खराब नहीं होते। नहीं तो जो अधिक तेलीय पदार्थ होते हैं, वसायुक्त पदार्थ होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद उनकी गंध व स्वाद में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विकर्त गंधिता कहते हैं। जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके रखा जाता है, जिससे वह उपचयित नहीं होती। तो इस प्रकार अपना ये जो पाठ था वो पूरा हुआ। धन्यवाद।